वर्णन मिलता है उन सब के बारे में देखेंगे। साथ ही जो कंट्री जो लोग हैं, मतलब कि जो ऋषि मुनि वगैरह हुए हैं, वो कौन कौन से ऋषि मुनि हुए हैं, उनने योग के बारे में क्या बताया है, उन सब के बारे में आपका फर्स्ट यूनिट में रहेगा। जो आपके जो है दर्शन वगैरह हैं वो भी आपके फर्स्ट यूनिट में पढ़ाए जाएंगे। सेकेंड यूनिट में जो है आपके प्रिंसिपल उपनिषद, मतलब जो मुख्य उपनिषद हैं 10, है ना, ईशावास्य उपनिषद, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, दर्शन उपनिषद, ये सारे जो है आपके सेकेंड यूनिट के जो है पार्ट हैं। साथ ही साथ इसमें जो है आपका भगवत गीता और योग वशिष्ठ के बारे में भी आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। भगवत गीता के कुछ सेलेक्टेड मतलब कि चैप्टर्स कहेंगे, वैसे ही योग वशिष्ठ के भी बहुत थोड़ा सा जो पार्ट है वो आपका सेकेंड यूनिट में रहेगा। थर्ड यूनिट में जो है योग उपनिषद, टोटल वैसे 20 योग उपनिषद कहे जाते हैं। अच्छा, टोटल उपनिषद के कोई बता सकता है क्या? सर स्क्रीन नहीं देख पा रहा है। इसको के स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। 108 है। टोटल उपनिषद जो है वो 108 है। अब दिख रहा है स्क्रीन शो? हाँ सर, हो रहा है। ठीक। और सर अभी प्रकाश में 10 ही है, बस अभी 10 ही उपनिषद के बारे में मतलब व्याख्या हुई है। ठीक, तो जो है मेन जो है 10 उपनिषद कहे जाते हैं, और जो है बाकी जो 20 है वो आपके क्या है, योग उपनिषद है, जिसमें से कुछ सेलेक्टेड ही हम जो है पढ़ेंगे। जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद हो गया, योग नल्य उपनिषद हो गया, चूड़ामणि उपनिषद हो गया, ऋषिक ब्राह्मण हो गया, योग तत्व उपनिषद, भान बिंदु, नाद बिंदु और योगराज उपनिषद। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया हुआ है उन सबको पता होगा, है ना, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सबको होगा, क्योंकि सब जो है योग से ही है ना। जिनने, क्योंकि अगर मास्टर्स का आप वो पढ़े होंगे तो मास्टर्स में ये सारा सिलेबस में आ ही जाता है, ठीक है। और फोर्थ यूनिट है आपका पतंजलि योग सूत्र, ठीक है, जिसको पातंजलि योग सूत्र कहा जाता है। इसमें मेनली जो 4 चैप्टर्स समाधिपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इनके जो अंदर में जो जो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, कोई बता दीजिए समाधिपाद में कितने सूत्र हैं? पता होगा सर 51 है ना। चलिए, तो समाधिपाद में आपके 51 सूत्र हैं। वैसे ही समाधिपाद के क्या क्या विषय हैं, जैसे कि योग का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, है ना, चित्त हो गए, चित्त भूमिया, चित्त वृत्तियां, अभ्यास, वैराग्य, ये सब जो है हम पढ़ेंगे। साधन पाद में मेनली जो है आपका अष्टांग योग पढ़ेंगे, क्रिया योग पढ़ेंगे। विभूति पाद में क्या क्या विभूतियां हैं, मतलब कि जो हम साधन अपनाते हैं, मतलब अष्टांग योग के बाद, तो उससे क्या क्या विभूतियां मिलती हैं उसके बारे में जो है आपका थर्ड चैप्टर में। कैवल्य पाद जो है आपका लास्ट चैप्टर है, जो कि समाधि से भी ऊपर की बात है कैवल्य, इसलिए इसको लास्ट चैप्टर में रखा गया। तो उसमें क्या क्या कंसेप्ट आएंगे उनको जो है हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ यूनिट में जो है आपके हठ यौगिक टेक्स्ट, जिसमें कि आपका मेन जो है केदन संहिता, हठ प्रदीपिका हो गए, है ना। वैसे ही आपका शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, और कौन कौन से हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, है ना, हठ रत्नावली, ये सारे जो है आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ यूनिट में साइकोलॉजी जो है, जैसे कि हम योग पढ़ रहे हैं, है ना, तो योग के साथ साथ योग में जहाँ हम चित्त की बात करते हैं, है ना, तो जो साइकोलॉजी है वो चित्त का थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल, मतलब मन की बात करते हैं। तो जब हम योग पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम साइकोलॉजी का भी थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, जिसमें कि हिस्ट्री
की अवस्थाएं आएंगी कुछ कुछ, है ना। और किस तरीके से जो है पर्सनैलिटी मतलब कि आपका जो व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, है ना। साथ ही मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, सेंसेशन, इन सब के बारे में जो आपका पढ़ेंगे। अब हम चूंकि योग पढ़ रहे हैं तो हमारे शरीर से ही योग चालू होगा ना। हठ योग में कहते हैं ना कि शरीर जो है क्या है, माध्यम है योग करने का। तो शरीर को जानना भी जरूरी है कि किस तरीके से अगर हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑर्गन जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके लिए जो है आपका सेल हो गया, टिश्यू हो गए, है ना, मसल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, आपका खून कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या जो है आपका इफेक्ट आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका किस तरीके से काम करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम मेनली जो है आपका नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब जो जो सारे जो बॉडी सिस्टम्स हैं, है ना, उन सब के बारे में हम, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, तो इन सब के बारे में इसी में ही 6th यूनिट में आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में है, ठीक। तो ये भी जो है मतलब हमारे जो मेन जो भी हम खाना खाते हैं तो उनसे क्या क्या हमें न्यूट्रिशन मिलता है ना। जैसे हम पढ़ते थे ना पहले कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो है इन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो है आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन में भी आपका आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है योगा एंड हेल्थ के बारे में है कि हेल्थ क्या होता है ना। जनरली हम कह देते हैं कि जो है कोई पर्सन अगर डिजीज फ्री है तो वो हेल्दी है, बट ऐसा है क्या? अगर किसी को शरीर में कोई बीमारी नहीं लग रही है तो वो हेल्दी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? मैं कहता हूँ कि मेरे को जो है बुखार नहीं होता है ना, मेरे को जो है सिर दर्द नहीं होता है, मतलब जीवन भर मुझे सिर दर्द नहीं होता है या बुखार नहीं होता है, तो फिर मैं हेल्दी हूँ क्या? नहीं, नहीं है सर। ठीक है। उसके साथ साथ आपका मन भी अच्छा होना चाहिए। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, है ना। सोशल हेल्थ मतलब कि आप समाज में किस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअली कितना खुद को डेवलप कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो डायमेंशंस हैं वो आपके हेल्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जब हम WHO की डेफिनेशन देखते हैं हेल्थ में तो कहते हैं हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज द होल ऑफ ऑल 4 डायमेंशन, ठीक है। ये जो 4 डायमेंशन यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सब में जब हम जो है उन सब के तरीके से भी जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम हेल्दी कहलाएंगे, ठीक है। सिर्फ बीमारी नहीं होना हेल्दी नहीं कहलाता है, ठीक है? इसी में ही आप त्रिगुण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सतर स्तंभ, पंच महाभूत, ठीक है, पंच प्राण, प्राण अपान, समान उदान व्यान, ठीक है। इन सब के बारे में आपका चक्र के बारे में, पंचकोश के बारे में जो है आपका योगा एंड हेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में जो है आपका पथ्य अपत्य आहार, ठीक है। घेदन संहिता जो बुक है हठ योग का, उसमें पथ्य आहार बताया, मतलब जो योगी के लिए किस तरीके का भोजन होना चाहिए। भगवत गीता में भी जो है इन सारी बातों में वो किया गया है कि कौन कौन सा जो भोजन है वो सात्विक भोजन कहलाता है, कौन सा राजसिक भोजन है, कौन सा तामसिक भोजन है, इन सब के बारे में, ठीक है। और जो त्रिगुण प्रकृति है ना, वात पित्त कफ, जो 3 दोष हैं उनके बारे में जो है आपका बात करेंगे, ठीक है। ये आपका 7th यूनिट है। 8th यूनिट में थेरेप्यूटिक योग, ठीक है, मतलब कि योग से हम जो है किस तरीके से चिकित्सा कर सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई डिजीज है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, ठीक है, साइनोसाइटिस हो गया, या फिर ब्रोंकियल एस्मा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो उनमें किस तरीके से हम जो है यौगिक चिकित्सा दे सकते हैं, किस तरीके का जो है उसमें आहार हम लोगों को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आहार विहार में चेंजेस करके या फिर योग अभ्यास करके किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उन सब के बारे में हम थेरेपेटिक योगा में पढ़ेंगे। वैसे ही कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गए, जैसे कि आपका हाई बीपी हो गया, है ना,
तो ऐसे ही एंडोक्राइनल डिजीज है या फिर मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीज मतलब कि आपका जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है, मतलब कि चयापचय रिलेटेड जो है आपका डिजीज, ठीक है। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, ठीक है, गैस्ट्राइटिस है, इंडाइजेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, पेप्टिक अल्सर, डायरिया, आईबीएस, ठीक है, इन सब के लिए क्या क्या योगा थेरेपी हो सकती है, उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। आपका 9th यूनिट में अप्लाइड योगा या फिर एप्लीकेशन ऑफ योगा के बारे में है, मतलब कि किस तरीके से योगा जो है वो मतलब कि अभी के टाइम में कैसे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। जो मतलब पुराने जो प्रैक्टिसेस हैं उनको वर्तमान टाइम में कैसे हम जो है यूज कर सकते हैं, उस तरीके से जो है यहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि अगर आप क्लास लेते हैं तो किस तरीके से आपका क्लास होना चाहिए, उसमें किस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, वो सारा चीज जो है वो आपका इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे। मतलब टीचिंग मेथड्स ऑफ योग बताएंगे इसमें, ठीक है, किस तरीके से अगर आप टीचर बनते हैं आगे तो आपका क्लास किस तरीके से आपको कंडक्ट करना चाहिए, किस तरीके से क्लास की संरचना बनानी चाहिए, क्लास में कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वो सारा चीज जो है आपका 9th यूनिट में रहेगा। 10th यूनिट में जो प्रैक्टिकल योगा है, मतलब कि जैसे षटकर्म है, तो उसमें कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, उनका क्या इफेक्ट है, उसके बारे में मेनली जो है आपका देखेंगे। जैसे पर्टिकुलर जो सिटिंग पोस्चर है, तो सिटिंग पोस्चर में कुछ एग्जांपल हैं, तो उनमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, उनमें क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, उन सब के बारे में, ठीक है। जैसे प्रोन पोस्चर्स हैं, प्रोन पोस्चर्स मतलब कि प्रोन पोस्चर मतलब पेट के बल लेट के किए जाने वाले जो आसन है, ठीक है, उनको हम जो है प्रोन पोस्चर्स कहते हैं, ठीक, जैसे कि भुजंग आसन है, शलभासन है। तो इन सब का जो है कौन कौन से मसल्स, जब हम वो प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से मसल्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। जैसे भुजंगासन कर रहे हैं तो फिर हमारा जो है एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, है ना। या फिर चेस्ट से रिलेटेड जो मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, ठीक है, या फिर रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं, उनमें जो आपका मूवमेंट होता है वो सारे बारे में जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी योगिक प्रैक्टिसेस मतलब कि कुछ पर्टिकुलर वो है इंस्टीट्यूट्स हैं कह लीजिए, या फिर स्कूल्स ऑफ योगा है, ठीक है, जैसे कि एस व्यासा आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। तो उनने कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस दिए हैं, जैसे कि साइक्लिक मेडिटेशन जो है वो एस व्यासा का है, ऐसा एमएसआरटी, ठीक है, एमएसआरटी भी जो है आपका एस व्यासा का दिया हुआ है। मतलब कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उनका जो टेक्निक है, ठीक है, उनके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। जैसे कि महर्षि महेश योगी ने जो है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दिया है, ठीक है। बिहार स्कूल ऑफ योग का जो है आपका योग निद्रा है। सविता ध्यान जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय का है। ये आपका सिलेबस का रिव्यू था, ठीक है। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पतंजलि योग सूत्र के बारे में। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर, विजिबल है। ठीक, ये आपका जो है पतंजलि योग सूत्र का सिलेबस है, जिसमें हम मेनली जो है 4 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ठीक। तो जो समाधि पाद है उसमें सबसे पहले योग की अर्थ, परिभाषा, योग की प्रकृति क्या है, ठीक है,
चित्त की अवधारणा, चित्त क्या होता है, चित्त की भूमिया क्या होती है, चित्त की वृत्ति क्या होती है, चित्त वृत्ति निरोध क्या होता है, उसके कौन कौन से उपाय हैं, किस किस माध्यम से हम जो है चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यास वैराग्य क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, इनके जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साधन पंचक देखेंगे, ठीक है। जब हम योग करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, उनके बारे में जो है हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे और उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम जो है इसमें समाधि के बारे में पढ़ेंगे, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, उसी को जो है सबीज समाधि, निर्बीज समाधि भी कहते हैं। संप्रज्ञात को जो है समापत्ति भी कहा जाता है। तो इन सब के बारे में हम जो है इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है ईश्वर हम किसको बोलेंगे उसके बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। ईश्वर के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या मतलब उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे तो हम जो है उनको ईश्वर कह सकते हैं, या फिर ईश्वर नाम जप के बारे में भी जो है इसमें बताया गया है। तस्य वाचक प्रणवक, ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर समाधि पाद का कंटेंट है। सेकंड है आपका साधन पाद। साधन पाद में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है क्रिया योग से, ठीक। तो क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लेश क्या क्या होते हैं, पंच क्लेश के बारे में पढ़ेंगे। कर्माशय, कर्म विपाक, ठीक है। दुख क्या होता है, चतुर्विपाक पढ़ेंगे, ठीक है। हे, हेतु, हान और हान उपाय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पुरुष प्रकृति का संयोग किस तरीके से होता है, मेन जो है इसमें आपका अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना, यही 8 आते हैं। अष्टांग योग में कौन कौन से आते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम केवल बहिरंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि जो प्रत्याहार तक, यम से लेके प्रत्याहार तक बहिरंग कहा जाता है, ठीक है। तो साधन पाठ में केवल इतना ही रहेगा। उससे अगर हमारी जो है यम में सिद्धि होती है तो उससे क्या क्या हमें फल मिलते हैं उसके बारे में आएगा। नियम से जो है अगर नियम में जो 5 आते हैं, है ना, उनकी अगर सिद्धि होती है तो फिर हमें क्या क्या जो है उससे वो मिलेंगे, है ना, फल मिलेंगे। आसन का क्या फल है, प्राणायाम का क्या फल है, प्राणायाम के कौन कौन से प्रकार हैं। अच्छा, इसमें आसन अगर आया, आसन कितने बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में, कितने आसन बताए गए? तो जिस आसन में हम कंफर्टेबल, कितने आसनों की बात करते हैं पतंजलि जी? ये जैसे कि हम हठ प्रदीपिका घेलन संहिता में देखते हैं, है ना, कि उसमें एक में 15 आसन है, एक में 25 आसन है, वैसे ही इसमें जो है कितने आसन है? तो पतंजलि जी ने तो बोला स्थिर सुखमासनम, जिस आसन में आप कंफर्टेबल होते हैं, मतलब वही। मतलब एक भी आसन नहीं बताया, एक ही आसन, हाँ एक भी नहीं है, 0, ठीक है जी। हाँ, कभी जिस कभी स्थिति में आप कंफर्टेबल होते हैं वही आसन होता है उनके हिसाब से। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो वही आसन, ठीक है। चलो, फिर प्राणायाम के प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं उन्होंने, ठीक है। फिर प्रत्याहार और उनके क्या क्या फल है, ठीक है। फिर आता है आपका विभूति पाद। विभूति पाद में सबसे पहले अंतरंग साधन बताए गए हैं, ठीक है। धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में जो है इसमें देखने को आपको मिलेगा। फिर उसके बाद त्रयम एकत्र संयम कहते हैं और संयम के बारे में बताते हैं कि मतलब संयम मतलब वही, अगर हम इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, इनमें अगर धारणा, ध्यान, समाधि हम लगा लेते हैं तो फिर हमें क्या क्या सिद्धियां मिलेंगी, क्या क्या विभूतियां मिलेंगी, ठीक है, कुछ स्पेशल पावर्स मिलेंगे, उनके बारे में जो है इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, थर्ड चैप्टर में।
लास्ट है आपका कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में पंच सिद्धि के मतलब साधन बताए गए हैं। सिद्धि के 5 साधन, जन्म औषधि मंत्र तपर समाधि जा सिद्धि। उसके बाद जो है आपका मेनली जो है 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, इसी में ही वासना की अवधारणा बताई है और धर्म में समाधि के बारे में मेन इसमें मिलता है लास्ट इसमें कैवल्य के बारे में। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है ओवरऑल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जो 4 कर्म बताए हैं वो कोई बता सकते हैं? चार प्रकार के कर्म बताए हैं इन्होंने। किसी को याद है अगर पढ़ा हो? पुराने स्टूडेंट भी है ना इसमें, तो वो लोग भी बता सकते हैं। क्या प्रश्न है सर, रिपीट करेंगे? कर्म, कर्म के प्रकार सर 4 प्रकार बताए हैं जी, कौन कौन से? सर कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, अशुक्ल कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म। ठीक है, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक, चलो आगे चलें। ये सिलेबस है हमारा। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे छोटा वाला गीता प्रेस गोरखपुर का आता है, 20 रुपए 25 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत एकदम सिंपल में इसमें एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो है योग दर्शनम करके योग भाष्य है। ठीक है, जो कि सत्यपति परिव्राजक द्वारा लिखी हुई है। बहुत मतलब वेल एक्सप्लेन्ड कह सकते हो इस बुक में, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसमें। आपका दयानंद सरस्वती सर जी जो एक्सक्यूज सर जी सर सर इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बुक्स होगा तो अच्छा होगा। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये एक है लाइट ऑन योगा करके है। ठीक है, पतंजलि मतलब ये जो है बीकेएस अयंगर की बुक है। और एक आपका ये वाला बुक है 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम, सत्यानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये आपका मुंगेर बिहार का पब्लिकेशन है। हाँ ये बुक आप पढ़ सकते हैं। सर, वो 4 चैप्टर्स ऑन फ्रीडम वो वाला, हाँ, ये वाला। ये और ये भी काफी रिनाउंड बुक है। ठीक है, मुंगेर बिहार द्वारा जो है ये लाइट ऑन पतंजलि, ये वाला ये भी दोनों ये बीकेएस अयंगर द्वारा लिखी गई। इसमें आपको थोड़ा सा वो देखने को मिलेगा कि इसमें जो है टोटल 196 सूत्र है। ठीक है, हाँ। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक सूत्र जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है। ये वाला पढ़िए, ये ज्यादा मतलब आपको अच्छा रहेगा। चलिए, ठीक है, कौन सा वाला सर? 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम। अच्छा, उसमें सब मिल जाएगा तो। वो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये पातंजलि योग प्रदीप है, गीता प्रेस गोरखपुर की ही है। ठीक है, और ये जो है आप गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इसमें भी जो सर है इसका नाम क्या है? ये पता नहीं, गोरखपुर गीता प्रेस का क्या नाम है इसका? पातंजलि योग प्रदीप। जो प्रदीप, पातंजल योग प्रदीप ये लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा अच्छा, तो इंग्लिश में मिल जाएगा? इंग्लिश में ये नहीं होगा, इंग्लिश में आपके लिए 2 हैं ये, एक 4 चैप्टर्स ऑन फ्रीडम और पतंजलि ये जो है सूत्र ऑफ पतंजलि लाइट ऑन योगा सूत्र से पतंजलि दो वाला। तो ये कवर करेगा? हाँ, पूरा कवर करेगा पूरा। जी। थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन मेरा है, वो आप नोट्स वगैरह जो है ना, थोड़ा इंग्लिश हो जाएगा तो अच्छा होगा। मतलब हम हिंदी नहीं आते हैं मेरे को।
मेरे को हिंदी नहीं आता है, बोल इसमें हम सकता है। बुक से ही पढ़ेंगे एक्चुअली। ये जो है ना, वी विल रीड डायरेक्टली फ्रॉम द बुक्स एक्चुअली। अच्छा, तो नोट्स वगैरह जब पीडीएफ देगा तो इंग्लिश वगैरह इंग्लिश होगा तो अच्छा होगा, मतलब हम हिंदी नहीं पढ़ सकते, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, ओके, लेकिन नोट्स वो एकदम ठीक है, रिटन वाला कोई नहीं होता ओके, है। वी विल ट्राई टू मेक इट इन इंग्लिश। Okay, thank you, sir. If you converts in English, I will be very helpful to you, sir. ओके, Okay, thank you, sir. आगे चलते हैं। चलिए, ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है आपका योग दर्शन के बारे में। जब हम योग दर्शन कहते हैं तो दर्शन दर्शन पता है ना सब? जी कितने हैं भारतीय दर्शन? सर 9 है, 6 आस्तिक 3 नास्तिक। ठीक है, तो जो ये दर्शन हो गए है ना, या फिर उपनिषद हो गए, इन सब की जब वो चल रही थी है ना, जो हमारा इंडियन जो कल्चर रहा है या फिर इंडियन हिस्ट्री रही है, उसमें हम जनरली जो है कुछ नॉलेज गेन करने के उससे पर्पज से या फिर क्यूरियोसिटी से जो है हम अपने गुरु के समक्ष जाते थे, उनके समक्ष जो है हम अपनी जिज्ञासा प्रकट करते थे। ठीक है, तो उसी टाइम पे कुछ ऐसे प्रश्न निकल के आते थे है ना, कि ये जो है सृष्टि किस तरीके से बनी है, इसका उद्देश्य क्या है ना, हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये सृष्टि जो है वो बनी है तो उसका उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना, इसको किसने बनाया, या फिर ब्रह्म कौन है, ये सारे जो है जड़ तत्व क्या है, चेतन तत्व क्या है, इन सब जो है जिज्ञासाओं को लेके जो है जब शिष्य गुरु के समक्ष पहुंचते थे तो उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जो गुरु द्वारा जो वचन कहे जाते थे, उन्हीं के थ्रू जो है आपका जो दर्शन कह लीजिए या फिर उपनिषद कह लीजिए, इन सब की जो है उत्पत्ति कही जाती है। कहने का मतलब जो जिज्ञासा, मतलब कि भारतीयों में हमेशा से ये जो है जिज्ञासा रही है कि हम जो है कुछ और जान ले, मतलब कैसे खुद को जो है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाएं, तो उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जो दर्शन है या फिर उपनिषद है, इन सब की उत्पत्ति कही जाती है। जैसे कि अभी आप कह रहे थे है ना 9 दर्शन, तो उसमें जो आस्तिक दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन है ना। और नास्तिक में आपके 3 आते हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन भी बहुत फेमस है अपने आप में है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत जडम कृत्वा घृतम पीवेत, है ना। चलो ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं योग दर्शन की। योग दर्शन जो है वो षड दर्शनों में एक विशेष स्थान रखता है। इसका जो है वेद के उपांग के रूप में जो दर्शन है उनको वेद के उपांग के रूप में इनको काउंट किया जाता है। जो योग दर्शन है वो कैसा दर्शन है? द्वैतवादी दर्शन है, मतलब कि 2 चीजों को मानता है, मतलब कि जड़ और चेतन को मानता है। जैसे कि सांख्य दर्शन जो है प्रकृति पुरुष को मानता है, वैसे ही योग दर्शन भी जो है किसको मानता है? प्रकृति पुरुष या फिर दृष्टा और क्या दृष्टा और दृश्य। ठीक है, तो इन दोनों को मानता है, इसलिए इसको जो है हम द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। ठीक है, इनके जो रचयिता रहे हैं वो है आपके रचयिता कह लीजिए, प्रणेता कह लीजिए, प्रवर्तक कह लीजिए। ठीक है, कौन है? महर्षि पतंजलि है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि के बारे में जो है आपका एक बहुत ही फेमस जो है एक श्लोक कह लीजिए, ठीक है, या फिर एक लाइन आती है जिसमें पतंजलि जी के बारे में बताते हैं। ठीक है, वाक्यपदीयम नाम का एक जो है व्याकरण ग्रंथ है,
भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है, उसमें लाइन आती है योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो पाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोष। इसका अर्थ क्या है देखते हैं। अब पतंजलि जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला लाइन आता है योगेन चित्तस्य। योगेन चित्तस्य मतलब योग के माध्यम से चित्त, मन, अंतःकरण का जो मल है उसको हटाने का, ठीक है। योग के माध्यम से चित्त का, योगेन चित्तस्य, योग के माध्यम से चित्त का मतलब कि चित्त के अंदर जितने भी संस्कार भरे हुए हैं उनके मतलब कि अंदर में जो भी मल भरा हुआ है, ठीक है। मल मतलब वही जो हमारे प्रीवियस जो भी हो रही है संस्कार रहे हैं, है ना, उन सबको जो हटाए, ठीक है। पदेन वाचाम मतलब कि पद मतलब कि शास्त्र कह लीजिए, ठीक है। जो व्याकरण शास्त्र के जो ज्ञाता है, पदेन वाचा मतलब कि जो पदों के माध्यम से मतलब कि शब्द शास्त्र के माध्यम से या फिर व्याकरणों के माध्यम से जो हमारी शब्द में जो अशुद्धियां हैं उनको जो हटाए, ठीक है। साथ ही मलम शरीरस्य, ठीक है। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन मतलब कि जो हमारे वैद्यकेन मतलब कि वैद्य विद्या या फिर आयुर्वेद के माध्यम से जो हमारे शरीर में जो मल है उनको जो हटाए, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें निकल के आई। पहला तो जो हमारे चित्त में जो मल बैठा हुआ है जो उसको साफ करे, किसके माध्यम से, योग के माध्यम से, ठीक है। पदेन वाचाम मतलब कि पदों के माध्यम से, ठीक है, या फिर व्याकरण शब्दों के माध्यम से जो हमारी वाणी में शुद्धता लाए, ठीक है। और तीसरा जो आयुर्वेद के माध्यम से या फिर आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से हमारे जो शरीर में जो मल है या फिर जो विकार हैं, ठीक है, उनको जो ठीक करे, ठीक है। यो अपाकरोत्तम मतलब कि जो इन्हें हटाते हैं, ठीक है। प्रवरम मुनि नाम मतलब कि मुनियों में प्रवर श्रेष्ठ, पतंजलि प्रांजलिरानतोषमी ऐसे श्री पतंजलि जी को मेरा नमन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पतंजलि जी के तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं। एक जिन्होंने योग का ज्ञान दिया, दूसरा जिन्होंने व्याकरण का ज्ञान दिया, और तीसरे पतंजलि हैं जो कि एक वैद्य के रूप में यहाँ पे गिने जा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि पतंजलि जी जो है वो कितने प्रकार के मतलब ऐसे श्लोक में या फिर उसमें बताए गए हैं। तो फिर यहाँ पे तीन तरीके से बताए गए हैं। कुछ कुछ जो मतलब कि भाष्यकार हैं वो तीनों को एक मानते हैं और कुछ कुछ जो है वो तीनों को अलग अलग मानते हैं, ठीक। पतंजलि जो नाम है उसको एक बार देखते हैं। पतंजलि किसी का भी जो नाम पड़ता है वो मेनली एक तो होता है कि हम जो है उसके जन्म के आधार पर नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम है नेमीचंद, ठीक है। तो नेमीचंद जो नाम है वो जन्म जैसे हुआ तो उसके बाद माता पिता ने एक नाम रख दिया है, तो वो हो गया एक नाम, ठीक है। दूसरा होता है गुणवाची नाम, ठीक है, जिसमें कि हम उनके गुणों को देखकर उनका एक नामकरण करते हैं, है ना, तो उसको जो है गुणवाची नाम कहा जाता है, ठीक है। तो पतंजलि को अगर हम विच्छेद करें तो उसमें आपका आता है पतत धन अंजलि। तो पतत अंजलि को हम अगर देखें तो उसमें होता है ऐसे मुनि श्रेष्ठ, ऐसे या फिर ऐसे योगी जिनके नमस्कार के लिए हमारी अंजलियां जो है वो पतत मतलब कि झुक जाएं या फिर गिर जाएं, है ना, ऐसे जो है वो कौन है, पतंजलि है। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि पतंजलि जी इतने मतलब श्रेष्ठ हैं, ठीक है, जिनके अगर समक्ष आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही जो है आपका हाथ जो है वो झुक जाता है, किसमें, आदर से या फिर प्रणाम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए जो है
जिनके समक्ष आपके जो है हाथ झुक जाए, वो जो है कौन है? पतंजलि है। या फिर एक स्टोरी आती है कि एक जो कोई योगी थे, मुनि थे, ठीक है, वो तपस्या कर रहे थे, है ना। जैसे हम ध्यान मुद्रा लगाए रखते हैं, तो ध्यान मुद्रा में क्या है, ऐसे सामने एक जो है अंजलि टाइप का बनता है ना, हाथ ऐसे बनता है। तो फिर उसने ध्यान करते हुए जो है उनके हाथ में जो है एक सर्प के रूप में जो है गिर गए थे। तो उनको जो है उनने बाद में एक मुनि के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी भी एक स्टोरी आती है, तो उनको जो है पतंजलि कहते हैं, ठीक है। एक स्टोरी आती है अनसुईया और ऋषि अत्रि के जो पुत्र हैं, ठीक है, उनका भी नाम एक पतंजलि बताया जाता है। और एक जो है शेषनाग के अवतार के रूप में, जैसे आपने पहले वाले उसमें देखा होगा, एक जो फोटो लगा है ये, ठीक है, शेषनाग के अवतार के रूप में जो है आपका पतंजलि जी को जो है कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पतंजलि योग सूत्र में मेनली जो है 4 चैप्टर्स हैं या फिर 4 अध्याय हैं, जिनको पाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, इसमें जो है चैप्टर्स को पाद कहा गया है, ध्यान रखिए, ठीक। टोटल इसमें जो है 4 पाद हैं और कुल 195 मतलब कि 195 जो है सूत्र हैं, एफोरिज्म्स हैं, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है समाधि पाद, ठीक है। समाधि पाद में कुल 51 सूत्र हैं, 51 सूत्र हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका साधन पाद। साधन पाद में कुल जो है कितने हैं? 55 सूत्र हैं। विभूति पाद में भी कुल 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद में कुल 34 सूत्र हैं, ठीक है। तो टोटल अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 195, ठीक है। सबसे पहले समाधि पाद को क्यों रखा है ये पता है? समाधि पाद ही सबसे पहले क्यों बताया? कोई आइडिया है? कोई बताएगा? सर क्योंकि योग दर्शन में सर सब कुछ मतलब विपरीत है, उल्टा है। इसमें मतलब केवल जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे हम स्टेप बाय स्टेप चलते, फिर विभूति यानी कैसे शक्तियां प्राप्त होती है, उनके लिए साधन कौन कौन से हैं, और फिर समाधि है। तो इन्होंने उल्टा बताया है इसमें। उल्टा बताने का तात्पर्य क्या है? क्यों बताया है उल्टा? सीधा भी तो बता सकते थे। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, तुम जो है क्लास में फर्स्ट आओ तो फिर तुमको ये मिलेगा, है ना। तो पहले वो क्या करते हैं, एक लालच देते हैं कि भाई समाधि जो है मतलब मेन जो पर्पस है उसको ही पहले बता दिया कि भाई तुम जो है इसके लिए हम तैयार होने वाले हैं, या फिर ये जो हमें मतलब कि इतनी बड़ी चीज जो है वो पहले मिलने मतलब आगे चल के मिलने वाली है। तो एक जिज्ञासा बन जाती है ना कि हाँ भाई आगे चल के मेरे को ये मिलेगा, तो मैं जो है प्रैक्टिस करूँ। तो एक जो है हम ये वो लगाते हैं कि जो है पहले ही अगर पर्पस बता दिया जाए तो हम जो है ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं उस चीज पे। इस कंसेप्ट को जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि लगाया है इन्होंने, ठीक है, कि भाई समाधि पहले जान लो, फिर उसके बाद उसको कैसे पाना है वो सब जो है हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा, ठीक है। चलो इसमें जो है कुछ भाष्य लिखे गए हैं, जैसे कि मेन तो टेक्स्ट था कि पतंजलि जी ने जो है क्या किया, जितने भी वो सूत्र थे उन सबको इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जैसे 195 सूत्र हमने इकट्ठे कर दिए, तो उसके बाद जो है उस पे कुछ भाष्य लिखे गए, कुछ उस पे कमेंट्रीज लिखी गई, कुछ टीकाएं लिखी गई, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे कुछ टीकाओं का और उनके टीकाकार का नाम जो है दिया गया है। सबसे पहले जो मेन जो भाष्य है वो आपका व्यास भाष्य, जिसको शारीरिक भाष्य भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि किसने लिखा है? व्यास ने लिखा है, ठीक है। व्यास जो है वो कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जो है व्यास द्वैपायन कहते हैं, है ना। तो एक्चुअल में जो व्यास है वो नाम नहीं है, वो एक उपाधि के तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है।
उनको जो है एक पदवी मिली हुई है, ठीक। उस टाइम के शायद जो श्रेष्ठ जो व्यक्ति रहते होंगे उनको जो है व्यास कहते होंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजों में जैसे कि महाभारत है ना, उसके बारे में कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने लिखा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो भाष्य है, शारीरिक भाष्य है जो पतंजलि योग सूत्र पे लिखा गया है ना, उसके जो भाष्यकार हैं वो महर्षि व्यास रहे हैं, ठीक है। कुछ टीकाएं हैं जैसे कि भोजवृत्ति है, तो भोजवृत्ति जो है भोजदेव ने लिखी है, ठीक है। तत्ववैशारदी नाम की टीका है, उसको जो है वाचस्पति मिश्र ने लिखा है, ओके। योग वार्तिक नाम की एक टीका है, उसमें वो जो है आपका विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। एक और है योग मणि प्रभा, ठीक है। और भी बहुत सारी टीकाएं हैं, यहाँ पे मैंने मेन 4 लिखे हैं, ठीक है। योग मणि प्रभा जो है आपका रामानंद सरस्वती जी ने जो है लिखी है, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार जो है पूछा जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। पतंजलि जी के अनुसार योग साधनों के लिए, योग साधकों के लिए अभ्यास मतलब कि जिस तरीके का हमारा लेवल है, ठीक है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो हम जन्म लिए हैं अगर, तो फिर उसमें अगर हमने पहले प्रैक्टिस की हुई है योग की, है ना, तो हम अगर हमारा जो है डेथ हो जाता है आगे चल के, तो हम जितनी प्रैक्टिस पहले किए हुए हैं उनको नहीं करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट स्टेप से हमको जो है योग का प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 3 लेवल बताए हैं साधकों के, ठीक है। तो सबसे जो नीचे का लेवल है उसको बोलते हैं अधम साधक, है ना, जो अभी अभी मान लो योगा स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको अगर योग प्रैक्टिस करना है या फिर समाधि प्राप्त करना है तो कहाँ शुरू करना पड़ेगा, अष्टांग योग से जो है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है मध्यम साधक, ठीक है, जो कि जिसने कुछ हद तक जो है आपका कर लिया है, मतलब कि समझ लीजिए उसको जो है संप्रज्ञात समाधि जो है वो मिल गई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है जब नेक्स्ट बर्थ होगा तो वो जो है प्रैक्टिस करेगा क्रिया योग, ठीक है। क्रिया योग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका नियम का ही पार्ट है, ठीक है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, है ना। नियम में 5 कौन कौन से आते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हाँ, तो उन्हीं में से जो 3 है वो आपके क्रिया योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो कि मध्यम साधकों के लिए बताया गया, ठीक है। उत्तम साधक जो है मतलब कि जो बस मतलब असंप्रज्ञात पाने ही वाले थे जस्ट, उनकी डेथ हो गई, या फिर कैवल्य पाने वाले थे और जस्ट उनकी डेथ हो गई, है ना। तो फिर वो जो है आपके अभ्यास वैराग्य की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है उनको कैवल्य मिल जाएगा एक तरीके से, ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर है समाधिपाद, उसका पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम, यही है ना। जी। तो इसके बारे में देख लेते हैं, एक एक शब्द को तोड़ के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 शब्द हैं, अथ, योग और अनुशासन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका अथ। तो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी संस्कृत पढ़ा होगा तो जब हम कोई भी चीज मतलब स्टार्ट कर रहे होते हैं, है ना, या फिर कुछ न्यू बिगिनिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम जो है वहां पे अर्थ लगाते हैं, है ना। अथ प्रथमो अध्याय, जैसे कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो अथ प्रथमो अध्याय, या फिर अगर कभी जो है सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, है ना, तो उसमें कहते हैं अथ प्रथमो अध्याय, या फिर जब खत्म हो रहा होता है तो कहते हैं इति प्रथमो अध्याय, इति मतलब कि समाप्त और अथ मतलब आरंभ, ठीक है। तो जब भी कोई न्यू बिगिनिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे योग शास्त्र का जो है यहाँ पे आरंभ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अथ जो शब्द है वो यूज हुआ है, ठीक है।
इसका जो अर्थ है अर्थ शब्द का वो अधिकारात्मक अर्थ में यहाँ पे उपयोग हुआ है, साथ ही मंगलाचरण के रूप में भी इसका जो है यूज हुआ है, मतलब कि कोई नई चीज स्टार्ट करने के अर्थ में, और अधिकारात्मक मतलब कि अधिकृत करने के उसमें कंटेक्स्ट में, या फिर उद्गृत करना, ठीक है, या फिर कहीं से लिया गया है, इस तरीके से जब आता है, ठीक है। या फिर एक इसका अर्थ शब्द का एक और अर्थ निकलता है कि हम जो है प्लेज ले रहे हैं कोई चीज स्टार्ट करने का, ठीक है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वचनबद्ध हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए योग अनुशासन नामक जो शास्त्र है, ठीक है, जो पतंजलि योग सूत्र है उसको योग अनुशासन नामक जो योग अनुशासन भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो योग दर्शन का दूसरा नाम है योग अनुशासन शास्त्र, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, वचनबद्ध हो रहे हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आगे जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ शब्द क्लियर हुआ क्या? फिर हम योग की तरफ चलें। अर्थ मतलब समझ में आया ना, अर्थ यहाँ पे क्यों है? जी जी सर। दूसरा शब्द है यहाँ पे योग, ठीक है। योग जो शब्द है युजित धातु या फिर युज धातु से जो है निकल के बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ जो है यहाँ पे जो तीन अर्थ में यहाँ पे लिया जाता है, एक्चुअली में जो संस्कृत व्याकरण है उसमें तीन अर्थ में लिया जाता है। युज समाधौ मतलब कि समाधि के अर्थ में, ठीक है। ये दिवादिगण, रुधादिगण, चुरादिगण, ये सब जो है व्याकरण के प्रकार, मतलब व्याकरण में अलग अलग गण आते हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो समाधि जो अर्थ है, योग का जो समाधि अर्थ है वो कौन से गण से संबंधित है, तो उसके लिए जो है आपका दिवादिगण से संबंधित है, ठीक है। तो दिवादिगण में युज समाधव के अर्थ में, मतलब कि समाधि के अर्थ में यहाँ पे योग को जो है बताया गया, ठीक है। दूसरा है युजिरे योगे, ठीक है। योग जनरली जैसे हम गणित में कह देते हैं कि योग मतलब जोड़ना, है ना, मिलाना, प्लस करना, ऐड करना, है ना, तो उस संबंध में भी जो है युज शब्द का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है आपका युज संयमने, ठीक है, मतलब कि संयम के अर्थ में, ओके। संयम मतलब किसी चीज, जैसे हमारा मन जो है कुछ खाने को कर रहा है ना, जैसे हमने जो है सामने रसगुल्ला देखा तो उसके बाद हमारा जो है उसको खाने का मन किया, तो उस टाइम पे क्या करना है, कंट्रोल करना है ना, तो वो जो हम कंट्रोल कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, संयम कहते हैं, ठीक है। तो संयम के अर्थ में, और एक जो है संयम इन्होंने भी बताया है पतंजलि योग सूत्र में, त्रयम एकत्र संयम, है ना, मतलब कि जो धारणा ध्यान समाधि है उन तीनों को जब हम एक साथ करते हैं तो वो भी एक अर्थ निकल के आता है संयम, ठीक है। जैसे हम किसी चीज में धारणा कर रहे हैं, फिर ध्यान लगा रहे हैं, फिर समाधि हो रही है, तो उस अर्थ में भी जो है संयम यूज होता है, ठीक है। योग को थोड़ा सा डिटेल में और समझेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं अनुशासन, ठीक है। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन मतलब कि शासन समझते हैं, शासन, शासन मतलब जब कोई समझ लो एक कोई राजा है ना, वो जैसे शासन करता है तो फिर वो क्या करता है, डायरेक्ट आपको ऑर्डर देता है या फिर आपका कोई वो निर्देश देता है ना, तो शासन उस अर्थ में यूज होता है, ठीक है। वही जब अनुशासन हम कहते हैं तो अनुशासन मतलब किसी भी चीज को जो पहले से चली आ रही है, मतलब कि कोई समझ लीजिए कोई चीज जो है वो पहले से चली आ रही है, उसको हम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, है ना, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है, ठीक है। मतलब पतंजलि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये योग मैं बता रहा हूं यहाँ पे योग सूत्र के रूप में,
है ना, वो क्या है, मतलब मेरा पर्सनल नहीं है, मैंने भी क्या किया है, इसको कहीं कहीं से उठाया है, कहीं से इधर से लिया है, कहीं वेद से लिया है, ठीक है, किसी उपनिषद से लिया है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके मैंने जो है क्या किया है, उनको लाया है, ठीक है। मतलब कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब कि योग जो है वो पतंजलि जी ने नहीं दिया है, ठीक है। योग सूत्र पतंजलि जी ने दिए हैं, लेकिन योग जो है वो पतंजलि जी ने नहीं दिया है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो उसी चीज को पतंजलि जी खुद भी स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे कि योग जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, अनुशासित कर रहा हूँ, मतलब कि उसको फॉलो करते हुए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल वो नहीं है, मतलब मैंने नहीं दिया है, ठीक है, आई एम नॉट द फाउंडर बोल रहे, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे थे जो मेनली जो है पतंजलि जी जो मेनली यूज करते हैं वो युज समाधव वाला जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि पतंजलि योग सूत्र जो है इन तीनों में से कौन सा अर्थ लेके चलता है, अगर आपसे पूछा जाए तो योग समाधि वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, योग समाधि, इस कंसेप्ट को लेके जो है आपका पतंजलि योग सूत्र या फिर व्यास भाष्य जो है वो चलता है, ठीक है। तो समाधि को जो है अगर सिंपल अर्थ में हम कहें तो समाधान, समाधान से लगभग मिलता जुलता है ना। सम प्लस आ प्लस धी, ठीक है। सम मतलब सम्यक, आ मतलब कि मात्रा के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है, और धी मतलब धारण करने के अर्थ, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से जो है मुक्ति के जो है उपाय किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि किस तरीके से मुक्ति का उपाय, समाधान कहने का मतलब, समाधान मतलब जैसे ये जो जग है, ये जो संसार है वो एक तरीके से क्या है, बंधन है ना। या फिर जैसे बौद्ध दर्शन में कहते हैं कि क्या है, ये जो संसार है वो दुखमय है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो दुख है इससे समाधान पाने का जो एक तरीका है वो क्या है, समाधि है, ठीक है। समाधि जो है वो आपका चित्त की एकाग्रता कह सकते हो, है ना। जैसे इसी में ही सेकंड सूत्र में कहते हैं योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है ना। तो चित्त वृत्ति का निरोध जब हम कहते हैं, है ना, तो उस अर्थ में भी जो है समाधि लिया जाता है ना। उसमें भी जब हम देखेंगे तो वो जो है चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, ना कि सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं कहते हैं। चित्त मतलब वृत्तियां कौन कौन सी हैं उनको हम देखेंगे आगे। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। चित्त की भूमियां कौन कौन सी हैं, तो चित्त जो है, चित्त की भूमियों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पांच जो है चित्त की भूमियां होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। स्क्रीन देखने, सॉरी, स्क्रीन देखने, सबको नहीं हो रहा है क्या? दिख रहा है सर। ठीक है, तो जिनको नहीं दिख रहा है उनके शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, एक बार रिज्वाइन करके देखिए। तो यहाँ पे जो है चित्त की 5 भूमियों के बारे में, वैसे तो आपका पतंजलि योग सूत्र में अगर आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप व्यास भाष्य में जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा चित्त की 5 भूमियां, ठीक। इसको इसी सीक्वेंस में ही याद कीजिएगा, कहीं कहीं पे अलग सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे किसी में जो है मूड को पहले दे देता है, क्षिप्त को बाद में दे दिया होगा, है ना। तो वैसा मत याद कीजिएगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन के पर्पज से अगर आएगा, है ना, जो यूजीसी नेट का जो वो रहेगा वो व्यास भाष्य को मेन मानता है, तो इसमें मेन जो है आपका यही सीक्वेंस रहेगा, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ओके, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमिया, ऐसे करके एक लाइन है,
ठीक है, व्यास भाष्य में। तो यही जो है उसका सीक्वेंस रहेगा। ओके, तो ये जो चित्त की भूमियां है ना, ये मेनली 3 गुणों से मिलके बनी होती है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो 3 गुण में जो क्षिप्त भूमि है, तो उसमें मेन जो है रजोगुण प्रधान रहता है। अच्छा, तीनों जो गुण हैं उनके बारे में आप जानते हो क्या? उनके क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति रजोगुणी है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? तामसिक से नीचे की अवस्था होती है रजोगुणी अवस्था। तो इसमें व्यक्ति मतलब धर्म के प्रति जागरूक तो होता है, पर फिर भी वो कभी ना कभी तामसिक वृत्तियों की तरफ भी आगे बढ़ता जाता है। मतलब कंफ्यूज होता है, वो पूरे समय कंफ्यूज रहता है। उसे धन, वैभव, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ चाहिए होता है। तो ये अवस्था रजोगुणी अवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें मेनली जो है आपका हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उनको जो है रजोगुण मतलब कि राजसिक गुण। ठीक है, तो उसको क्या है, पैसा, धन, ये सब चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक्टिविटीज करेगा, है ना। तो उसमें जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, चंचलता पाई जाएगी। ठीक है, विवेक जो है वो न्यून होगा, बहुत कम जो है उसमें विवेक होगा। ठीक है, मूड की अपेक्षा भी उसमें कम विवेक होता है। ठीक है, अगर आप व्यास भाष्य को सही से पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, तो इसीलिए जो है मूड को जो है ऊपर बताया गया है और शिफ्ट को सबसे नीचे बताया गया है। ठीक है, तो जो रजोगुणी है उसमें सबसे कम विवेक जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ऐसा व्यास भाष्य कहता है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो जो क्षिप्त है ना, क्षिप्त भूमि है चित्त की, उसमें रजोगुण प्रधान होता है। ठीक है, मतलब कि उसमें चंचलता सबसे ज्यादा होगी, विवेक की जो है कमी रहेगी। ठीक है, और बाकी के जो 2 गुण हैं, मतलब कि तमोगुण और सतोगुण, वो क्या रहेंगे, गौण रहेंगे, मतलब कि दबी हुई अवस्था में रहेंगे, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अगर परसेंटेज में कहें तो आपका ये 50% और ये 25-25। ठीक है, ऐसा समझने के लिए, वैसा होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, दूसरा है आपका मूड। ठीक है, मूड भूमि में क्या होता है, तमोगुण प्रधान होता है और रजोगुण और जो सतोगुण है वो गौण होते हैं। ठीक है, तो तमोगुण में क्या होता है, एक तरीके से आलस्य, तंद्रा, निद्रा, ये सब जो है इसको एक तरीके से ऊपर भी इसलिए रखा गया है मूड वृत्ति को, क्योंकि निद्रा जो है जब हम पढ़ते हैं योग सूत्र में, कहाँ पे आता है निद्रा, एक चित्त वृत्ति है, विद्या पंचतय्य क्लिष्ट अक्लिष्टा, उसमें से एक वृत्ति है निद्रा। ठीक है, मतलब कि निद्रा में भी क्या हो सकता है, आपको अच्छे विचार आ सकते हैं, है ना। क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरीके के होते हैं, इसलिए मूड जो है वो यहाँ पे, मतलब कि क्योंकि तमोगुण है ना, निद्रा तमोगुणी होती है ना, तो इसलिए उसमें अच्छे विचार भी आ सकते हैं, इसलिए भी इसको ऊपर रखा गया। ठीक, तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त में जो है सतोगुण जो है वो प्रधान होता है और रजोगुण और तमोगुण जो है वो क्या होते हैं, गौण होते हैं, मतलब कि दबी हुई अवस्था में होते हैं। ठीक, अगली जो अवस्था है या फिर अगली जो भूमि है वो है आपका एकाग्र। ठीक है, चित्त की एकाग्र अवस्था, जिसमें सतोगुण प्रधान होगा। ठीक है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण वृत्ति मात्र, मतलब कि बहुत ही एकदम लेस अमाउंट में जो है वो पाए जाएंगे, ऐसा कह सकते, बहुत ही लेस अमाउंट में। और जो निरुद्ध, ये जो है एकाग्र अवस्था को आप जो है संप्रज्ञात समाधि की अवस्था जो होती है उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें बीज जो है या फिर सबीज समाधि जिसको हम कहते हैं, जिसमें बीज तो बचा हुआ है लेकिन समाधि की अवस्था में वो है। ठीक है, मतलब कि उसके संस्कार बचे हुए हैं। ठीक,
सतोगुणी संस्कार, ठीक है। ऋतंबरा प्रज्ञा वाली जो स्थिति होती है ना। फिर आगे जो है आपका निरुद्ध। निरुद्ध मतलब कि सारा चीज उसने क्या कर दिया, वृत्तियों का निरोध कर दिया, ठीक है। जब हम एकाग्र अवस्था कहते हैं तो होता है वो चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है। और जब हम निरुद्ध कहते हैं तो वो हो जाता है सर्व चित्त वृत्ति निरोध, मतलब कि सारी वृत्तियों का वहां पे निरोध हो जाए, ठीक है। तब हम कहेंगे निरुद्ध अवस्था आ गई, या फिर चित्त की निरुद्ध भूमि वहां पे जागृत है, ठीक है। ये तीनों गुणों से रहित आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर असंप्रज्ञात समाधि, निर्वीत समाधि, कैवल्य अवस्था, पर वैराग्य की अवस्था, इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक कंसेप्ट यहाँ पे एक क्लियर हो जाता है। उसी में ही जब व्यासभाष्य आप पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आता है कि जो विक्षिप्त है ना, मतलब विक्षिप्त भूमि है, वो योग साधकों की भूमि नहीं है, ठीक है। मतलब कि विक्षिप्त भूमि जो है वो योग के अंतर्गत नहीं आता है। अब चूंकि विक्षिप्त जो है वो योग के अंतर्गत नहीं आता है, तो फिर इसके ऊपर के जो दो हैं वो भी योग में नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब कि योग यहाँ पे कहने का अर्थ है समाधि से, ठीक है, संप्रज्ञात समाधि से, तो या फिर दोनों प्रकार की समाधि। तो समाधि यहाँ से चालू हो रही है ना, अभी हमने डिस्कस किया, संप्रज्ञात इसमें नहीं, असंप्रज्ञात इसमें, है ना। तो विक्षिप्त जो है वो समाधि में नहीं काउंट होता है, मतलब कि योग में नहीं काउंट होता है। अभी हमने बात करी ना कि योग जो व्यास भाष्य है वो क्या कहते हैं, योग समाधि, है ना। योग क्या है, समाधि है, मतलब अगर हम योग करें तो उसका अर्थ ही समाधि है, ठीक है। तो इतने तक तो हमने समाधि की बात ही नहीं करी, समाधि की बात इन दोनों में करी, तो इसलिए विक्षिप्त जो है वो समाधि अवस्था में नहीं आता है, तो विक्षिप्त जो है वो योग में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर के दो भी योग वाले उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो चित्त की केवल जो दो भूमियां हैं, एकाग्र और निरुद्ध, वही जो है वो क्या होती हैं, समाधि या फिर योग होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया। अच्छा, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या? जी। एनर्जी डाउन हो गई सबकी। चलो ठीक है, पहले दिन ज्यादा पढ़ा दिया। थोड़े से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? युज धातु से। अरे ऐसे बताना नहीं है, सबको बताने का वो दो, मौका दो, चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, युज धातु, ठीक है। चलिए अगला सब उसमें बताइएगा, पहला तो बता दिया इन्होंने, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे युजित धातु भी लिखा होगा, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ओके। अगला प्रश्न है, चैट बॉक्स में लिखिए, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कूट में है ये क्वेश्चन, ठीक है। आराम से ध्यान से उत्तर दीजिएगा, कौन कौन सा शामिल है ये पूछ रहा है। इसको आप एलिमिनेशन से भी वो कर सकते हैं, अगर आपको अभी अभी जस्ट पढ़ा है उसी से ही क्वेश्चन बनाया है मैंने। पतंजलि के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर में सिर्फ आपको यही एक जो चैप्टर है वो इसको मतलब हाईली स्कोरिंग आप कह सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक बुक पढ़ना है, पतंजलि योग सूत्र के 195 सूत्र समझने हैं, और आपके 10 प्रश्न मतलब 20 नंबर आपकी जेब में, और कभी कभी तो 11-12 भी प्रश्न देखे हैं। चलो भाई, सेकंड का क्या उत्तर आ रहा है?
दो प्रश्न, दो उत्तर आए हैं। ए कह रहे हैं चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सा शामिल है ना। तो अभी हमने पढ़ा मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, है ना। तो यहाँ पे मूढ़, ये विकल्प तो हमने नहीं पढ़ा था, तो इसको हटा देते हैं, है ना, दूसरा हट गया। पहला है विक्षिप्त और निरुद्ध, ठीक है। तो 1, 3 और 4 फर्स्ट वाले में है, सही आंसर है आपका आंसर ए, ठीक है। चलिए अगला है योग सूत्र के अध्यायों को सही क्रम में जमाएंगे। थर्ड का आंसर करिए जल्दी से। दो आंसर आए हैं, थर्ड का सी कह रहे हैं, और बाकी लोग नहीं दे रहे हैं उत्तर। कृष्णा जी, ठीक है। तो इसको जो है समाधिपाद 3, साधनपाद 1, विभूतिपाद 4 और कैवल्यपाद 2। तो 3, 1, 4, 2 जहां पे भी होगा, कहां पे है, सी में, ठीक है। सी आपका राइट आंसर है। चलो ये आ गया टीकाकार। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से, कूट में है ये भी, कौन कौन से जो है टीकाएं हैं और उनके कौन कौन से टीकाकार हैं, अभी पढ़ाया है जस्ट। ये जो मणि प्रभा है वो योग मणि प्रभा, ठीक है। फोर्थ का आंसर करिए जल्दी। फोर्थ का रिस्पांस नहीं आ रहा है। इसके बाद एक और है लास्ट, जो इस साल आया था। वो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। लगा रहे हैं या फिर चले गए? कुंजन जी, सर थोड़ा सा 1-2 में कंफ्यूजन हो रहा है। लगाओ लगाओ लगाओ, बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन वाला है तो नहीं ये, अगर एक भी आपको याद होगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे। देव जी चलिए, बी कह रहे हैं।
तो इतना टाइम नहीं मिलता है, जल्दी करो आंसर। चलो, देख के तो नहीं बताया ना कि उनने बी लिखा तो मैं भी बी लिख देती हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं माइक ऑन करके बात कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बस सर, ये जो तत्व विशारदी है ना, इसका समझ में आ रहा था कि वाचस्पति मिश्र की है तो इस एक से ही अंदाजा लगा रही थी, इसके अलावा एक भी याद नहीं है इसमें से। बस वहीं से ही लगाना था और वहीं से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बी ही आंसर है, सही लगाया आपने एकदम। ठीक है, तो अब चूंकि ये पता चल गया है तो बाकी को आप जो है कूट से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने योग सुधाकर वाला जो है वो वहां पे ऐड नहीं किया है। ठीक है, सदा शिवेंद्र सरस्वती ऐसे करके रामानंद यति यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने जहां से पढ़ा था वहां पे रामानंद सरस्वती लिखा हुआ था। ठीक है, ओके। इस बार का प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी लगाइए और छुट्टी पाइए। सीक्वेंस में जमाना है। इनमें से कौन से चित्त की अवस्था सर्वोत्कृष्ट मानव चेतना का द्योतक है? बस शब्दों का फेर है, बाकी अर्थ बहुत ही सरल है। सर्व उत्कृष्ट कह रहे हैं। चलो, बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका भी जो आंसर है सही दिया है, निरुद्धावस्था। ठीक है सर, आंसर कर दिया मैंने। आपको एक ही आया ना। चलो ठीक है, निरुद्धावस्था है, बहुत बढ़िया। जिनके सारे के सारे आंसर सही हुए उनको वेल डन, जिनने आंसर नहीं किए उनको भी वेल डन। ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी आप सबको क्लास? करते हैं। बहुत अच्छी क्लास थी सर, बहुत नॉलेजेबल। ठीक है, ये आपका डेमो क्लास था।